गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज इस लेक्चर में जिस टॉपिक को करने चल रहे हैं उसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा आप लोग सब ये जानते होंगे जो रेजिस्टेंस है, हम लोग बेसिकली जो रेजिस्टेंस लिखते हैं वो सर्किट का रेजिस्टेंस होता है और वो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। हम एक्सटर्नल ना लिखकर उसे केवल और केवल रेजिस्टेंस लिखते हैं, लेकिन जब कभी भी हमें बैटरी का या किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना होता है तो हम पूरा का पूरा उस वर्ड को लिखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे इफेक्टेड करता है, उसके मटेरियल में इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है, या वो इंटरनल रेजिस्टेंस मटेरियल पर जो मटेरियल की वजह से लिक्विड की वजह से जो टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको कैसे इफेक्टिव करता है। लेट अस स्टार्ट द हेडिंग इलेक्ट्रिक इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हम जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन करना चल रहे हैं उससे पहले एक एग्जांपल से इसे समझें कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। जैसे बेटा एक स्विमर है और वो स्विमर वाटर में तैर रहा है। जब वो तैरता है तो उसके पास कोई एक ऐसा डेफिनेट पाथ नहीं होता है, बिकॉज ऑफ इन द पॉन्ड इन ईच प्लेसेस द प्रेजेंस द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हर एक प्लेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो करता क्या है कि वहां पर उसकी बॉडी वाटर मॉलिक्यूल्स से हर एक प्लेस पर कोलाइड्स करते हैं और एनफ प्लेस को बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से सेल के अंदर, सेल ये सपोज कर लेते हैं सेल है और सेल में इलेक्ट्रोड जो होंगे, सपोज कर लेते हैं ये इलेक्ट्रोड हैं। ये इलेक्ट्रोड पर जो चार्ज जमा होते हैं, आके फ्रीज होते हैं, चाहे वो आप बात कर लें पॉजिटिव आयंस की या बात कर लें आप नेगेटिव आयंस की। तो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस जब इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड की ओर जब ये आयंस चलते हैं, दिस इज द आयंस। तो ये आयंस जब इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो ये आयन यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इलेक्ट्रोलाइट्स से कंटिन्यूअसली कोलाइड्स करते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट से ये कंटिन्यूअसली कोलाइड्स करते हैं और यहां पर जैसे सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट यहां से कोलाइड्स किया, कोलाइड करने के बाद ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो इस चार्ज को जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी का कुछ पार्ट यहां पर स्पेंट हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फिर चलता है और फिर ये किसी मॉलिक्यूल से यदि टकराया तो फिर इसका सम पार्ट ऑफ एनर्जी आर वेस्ट इन द कोलिजन में यहां पर कुछ वेस्ट हो जाता है और फिर ये चलता है। एटलीस्ट जब ये इलेक्ट्रोड पर पहुंचता है आयन, तो यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो उसको एनफ एनर्जी मिली थी उससे कम एनर्जी से यहां पर इलेक्ट्रोड पर स्टोर हुआ। इट मीन्स हुआ क्या बेटा यहां पर कि यहां पर ये मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस होने की वजह से यहां पर ये कुछ एनर्जी को लॉस करता गया, इलेक्ट्रॉन या आयन एनर्जी को लॉस करता गया। यहीं पर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस कि यही मॉलिक्यूल्स ना होते तो ये इलेक्ट्रॉन जो एनफ एनर्जी पाया था उस एनफ एनर्जी से इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाता और इसी यहां पर ये मॉलिक्यूल्स होने की वजह से यहां पर ये एनफ एनर्जी से इलेक्ट्रोड पर नहीं पहुंच पाया। इसी को बोला गया है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बेसिकली फिजिक्स की भाषा में यहां पर या डेफिनेशन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से आइडेंटिफाई करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड
टू द फ्लो ऑफ करंट और द पाथ ऑफ द करंट। करंट के पाथ में या कह सकते हैं आयंस के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड हो रहा है इनसाइड द लिक्विड, ये लिक्विड के इनसाइड होगा या इनसाइड द सेल। ये जो प्रोसेस होता है बेटा वो सेल के अंदर होता है, सेल के बाहर नहीं होता है। सेल के बाहर जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम ओनली रेजिस्टेंस बोलते हैं या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं और कैपिटल आर से उसे डिनोट करते हैं। बट हियर यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज द ऑब्स्ट्रक्शन इज ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ द करंट। करंट के पाथ में या आयंस के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होता है इन द सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। इसलिए यहां पर लास्ट में हमने इस लाइन को लिख दिया, द पाथ ऑफ द करंट ड्यू टू द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेल। सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिपेंड करता है। इसीलिए बोला जाता है जो सेल होता है बेटा, सेल को बहुत ही कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ना रखें, डाइल्यूट रखें। डाइल्यूट करने से क्या होता है कि जो ये आयंस इलेक्ट्रोड की ओर जब चलना स्टार्ट करते हैं तो इनके पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो बहुत कम ऑफर्ड होता है ड्यू टू द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के मटेरियल की वजह से जब इस आयंस पर कम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होगा तो जितनी एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शन से इस आयंस को मिला हुआ है उसी एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा और उस एनर्जी से जब स्टोर होगा तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर इसका ईएमएफ या बोल सकते हैं कि इस बैटरी से मिलने वाला जो करंट है वो एनएफ मिलेगा, वो या कह सकते हैं ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को एक और एग्जांपल से भी देख सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट में कुछ लोड दे रखा है, वो लोड सपोज कर लेते हैं आर, और यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी और सेल लगा दी, या सेल से यहां पर कुछ एनर्जी इसको सप्लाई किया। यहां पर हमें यह देखना है कि इस लोड ने कितना पोटेंशियल लिया, इस लोड ने कितना पोटेंशियल लिया। तो इसके पोटेंशियल को मेजर करने के लिए बेटा हमें इस लोड के पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगाना होगा। याद रखें किसी भी सर्किट का वोल्ट मीटर जब भी मेजर करना होता है हम उस सर्किट से पैरेलल लगाते हैं वोल्ट मीटर और उसकी रीडिंग देख लेते हैं। इस सेल ने इस लोड के लिए कितना करंट सप्लाई किया ये मेजर करने के लिए एक हम अमीटर लगा देते हैं। बट अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट, इन द सर्किट। तो सर्किट में हम यहां पर एक सीरीज में अमीटर लगा दिए और अमीटर को इसलिए लगा दिया कि इस सेल ने कितना करंट इस लोड के लिए सप्लाई किया वो रीडिंग लेने के लिए। सपोज कर लेते हैं ये जो मेरी बैटरी है ये 24 वोल्ट की है, 24 वोल्ट की है। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहां पर 24 वोल्ट का यहां पर हमने बैटरी लगाया, ये करंट को सप्लाई कर रहा है, करंट ऐसे जाएगा। हमें ये देखना है, सपोज कर लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 8 ओम का हमने लगाया है, 8 ओम का। तो हम ओम से लॉ जानते हैं, ओम से लॉ के अकॉर्डिंग बेटा V इक्वल टू आई आर होता है। V की वैल्यू हमें 24 मिला है, I की वैल्यू कितना है यहां पर I इज इक्वल टू V की वैल्यू कैलकुलेट करना है, I की वैल्यू कितनी है यहां पर सपोज कर लें सपोज कर लेते हैं कि I इक्वल टू यहां पर 3 एम्पियर मिल रहा है। तो V इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है, I की वैल्यू 3 एम्पियर और R की वैल्यू 8 ओम। तो हम देखें V इक्वल टू 8 3 24 वोल्ट। यहां पर हमें यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस मिल जाता है। ये वैल्यू हमने यहां पर अमीटर में पढ़ा है और अमीटर में पढ़ने के बाद ये रीडिंग ली और इस तरीके से हमने देखा कि 8 वोल्ट का हो जाता है। ये मेरा कह सकते हैं कि एक एजम्पशन होगा या एक्सपेक्टेशन होगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये
कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है कि ये जो वोल्ट मीटर है इस सेल के अकॉर्डिंग या सेल के इक्विवेलेंट पोटेंशियल को ये मेजर कर सकता है। ये मैंने एक्सपेक्ट कर लिया इस वोल्ट मीटर से कि इतनी सप्लाई मैं दे रहा हूं तो 12 वोल्ट इसका आना चाहिए। बट इन रियलिटी ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन में यह हुआ बेटा कि हमने जब देखा कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है और ये जो वोल्ट मीटर हमने लगा रखा है, जब इसका कनेक्शन अमीटर से कर दिया, इसकी सप्लाई हमने एक वोल्ट मीटर से कर दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल, और 24 वोल्ट से कर दिया, तो इन रियलिटी हुआ क्या, हमें ये 4 ओम का है और ये हमने यहां पर देखा कि जो ये 24 वोल्ट का वोल्ट मीटर है ये करंट को सप्लाई करना था एक्चुअल में 3 ओम, बट सॉरी अमीटर में देखा कि 3 एम्पियर का जो करंट इसको सप्लाई करना था वो 3 एम्पियर नहीं है, 3 एम्पियर से कुछ कम है। सपोज कर लेते हैं वो 2 एम्पियर है, अमीटर ने जो करंट मेजर किया वो 2 एम्पियर है। जब ये करंट 2 एम्पियर है, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो ये कितना इसका पोटेंशियल मेजर किया, 4 2 जा 8 वोल्ट। तो यहां से सॉरी ये कितने का है, ये 8 ओम का है, तो 8 2 जा 16 वोल्ट, तो 16 वोल्ट इसने मेजर किया। अब यहां पर बेटा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये हमने सेल यूज किया 24 वोल्ट का, करंट की सप्लाई की इसने 2 एम्पियर, हमने 8 ओम का लोड लगाया, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया, 16 वोल्ट आ गया। अब हमें मिलना था 24 वोल्ट, मिल रहा है 16 वोल्ट। क्वेश्चन ये उठता है कि मेरा 8 वोल्ट गया कहां। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहीं पर आता है। ये 8 ओम गया कहां, तो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो ये सेल है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड पर जब आयंस आ रहे हैं तो उनके पाथ में कुछ ऑब्स्ट्रैक्शन ऑफर्ड हो रहा है, तो उस ऑब्स्ट्रैक्शन को फेज करने के लिए वो अपनी टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी को का वहां लॉस कर देते हैं। कुछ एनर्जी का लॉस करने के बाद जब इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं तो एक्चुअली में जितना इनका पोटेंशियल होना चाहिए था वो पोटेंशियल सप्लाई नहीं हो पाया। तो यहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया, ये होता तो सेल के अंदर है, बट बनाया कहां जाता है डायग्राम में, सेल से बाहर। सेल के अंदर थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तो यहां पर फिजिकली हम जब कभी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उस इंटरनल रेजिस्टेंस को बनाते हैं तो उस एरिया को ऐसे डॉटेड लाइन से हम थोड़ा सा घेर देते हैं, तो इससे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल के अंदर का है बट बनाया बाहर जाता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस को बेटा हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए कि इस बैटरी ने 24 वोल्ट को सप्लाई किया, इस अमीटर ने 2 एम्पियर की करंट को मेजर किया, लोड 8 ओम का है और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर ने मेजर किया 16 वोल्ट। अब यहां पर सपोज कर लेते हैं कि ये जो R है, ये R कोई एक वैल्यू हो, देख लीजिए कितना बच रहा है, 60, यहां पर 2 4, यहां पर 4 ओम का ले लेते हैं, 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आप देखिए कि 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, 2 एम्पियर और यहां पर 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब आप देखिए 4 2 जा 8, यहां पर इस लोड ने कितना ओम के कितना वोल्ट का वो ले लिया, ईएमएफ ये 8 वोल्ट का ले लिया, 8 वोल्ट का। अब आप देखो 8 वोल्ट का इसने ले लिया, 16 वोल्ट का ये है, 8 और 16 ऐड करोगे 24 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा गया
कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कोई सेल जितना ईएमएफ उसको क्रिएट करना होता है वो नहीं कर पाता है। तो इसे कंट्रोल कैसे करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को? हम जो भी यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स मटेरियल लेते हैं वो डाइल्यूट करके हम कर सकते हैं। यानी कि फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट कि हमारा जो मटेरियल हो या मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स हो वो डाइल्यूट हो, या कह सकते हैं कि लेस कॉन्सेंट्रेशन का हो, लेस कॉन्सेंट्रेशन का हो। अगर हम देखें कि इस मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? आप देखिए यहां पर जब हम इसे हीटअप करेंगे तो मटेरियल यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स के मटेरियल हैं वो एनर्जी पाने के बाद, उनकी काइनेटिक एनर्जी पाने के बाद वो दूर दूर हो जाएंगे। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जब दूर दूर हो जाएगा तो यहां पर जब आयन इलेक्ट्रोड की ओर चलेगा तो उसे उसके पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड हो रहा था वो कम हो जाएगा। जब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होना जो कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स विल इंक्रीज देन द रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज डिक्रीज। तो इस तरीके से यहां पर फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस है जो सेल में इस तरीके से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। आई होप इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस आया कैसे? आप एक चीज और यहां से देख सकते हैं बेटा कि जब कभी भी कोई भी अप्लायंस आप लगाते हैं तो एक्चुअल में आप जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल सप्लाई करते हैं वो अप्लायंस उतना मेजर नहीं करता, उससे कम मेजर करता है। वो यही रीजन होता है कि यहां पर जो अप्लायंस लग रहे हैं वो उस एनर्जी का कुछ पार्ट अपने को या तो हीट एनर्जी में लगाने या हीटअप होने में या हीट एनर्जी में स्पेंड कर देते हैं और कुछ एनर्जी को सप्लाई करते हैं। तो इसीलिए जो आप सप्लाई करते हैं उसका कुछ एनर्जी यहां पर वेस्ट हो जाता है और वो एनर्जी जिसकी वजह से वेस्ट होता है वही होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस ये बेटा हमारे सेल के अंदर होता है और बाहर जो सर्किट में रेजिस्टेंस होता है वो होता है कैपिटल आर। उसे हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं बट ये सेल में होता है। तो जब कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस को आप शो करें बेटा तो यहां पर इस तरीके से आपको करना चाहिए। ये इसकी शो करने का मेथड है, ये इसकी शो करने का मेथड है। तो ये मैं समझता हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपको समझ में आया होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस को और अच्छे से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ईएमएफ ऑफ द सेल एंड द इलेक्ट्रिक सेल। दोनों लेक्चर का हमने लिंक दिया है, उसे देखिएगा। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है और ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल क्या है। तो ईएमएफ और सेल का पूरा केमिकल रिएक्शन और उसकी पूरी फेनोमेनन आप देखने के बाद जब इंटरनल रेजिस्टेंस पर आएंगे पूरा का पूरा सिनेरियो आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल क्या है और ईएमएफ से कैसे रिलेट होता है। हम उसे भी अच्छे एग्जाम्पल से या कह सकते हैं सेल के अकॉर्डिंग देखेंगे। और आई होप पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके बेटा। थैंक यू।